बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 27 द फिशेस स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन चार्ट को डिस्कस कर चुके हैं हम। अब मैं आपको इसके कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊंगी और उसके बाद इनकी फर्दर जो डिटेल है इनकी सुपर क्लास इग्नाथा और इग्नाथोस्टोमेटा की वो हम बारी बारी देखेंगे। अगर इसके क्लैडोग्राम को देखा जाए तो इसमें हमें टिपिकल सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर दो सुपर क्लासेस दिखाई गई हैं, सुपर क्लास इग्नाथा एंड सुपर क्लास इग्नाथोस्टोमेटा। अब फ़िश के एवोल्यूशन के बारे में ये कहा जाता है इट इज़ नियरली 510 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इसमें यहाँ पे इसके सबसे स्टार्ट में क्लैडोग्राम में दिखाया गया है सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा, जिसमें हम पढ़ चुके हैं एम्फिऑक्सिस वगैरह जैसे ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद यहाँ से आगे सुपर क्लास इग्नाथा यानी जो हमारे पास जॉलेस फिशेज़ हैं उनका एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तकरीबन 510 मिलियन साल पहले का जिक्र है। इसमें हम देख सकते हैं इस क्लैडोग्राम में कि क्लास मिक्सिनी, क्लास सेफलोस्पिरोमॉर्फी और उसके बाद ऑस्ट्रैकोडर्म टेक्सा काफ़ी सारे दिखाए गए हैं। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि एक्सटिंक्शन का साइन दिखाया गया है ऑस्ट्रैकोडर्मा के साथ। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं वो अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जबकि सेफलोस्पिरोमॉर्फी जिसको हमने लैम्प्रेस के नाम से पढ़ा है और मिक्सिनी जिनको हमने हैग फिशेस के नाम से पढ़ा है, ये एग्जिस्टिंग जो इसकी क्लासेस हैं ये मौजूद हैं। उसके बाद जो सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा है, ग्नैथोस्टोमेटा में भी उसी तरह से कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे क्लास प्लैकोडर्मी है। उसके बाद आ जाती है क्लास कॉन्ट्रैक्थीज जिसको हमने पढ़ा था कि ये जॉट फिशेस हैं और इनको हम नॉर्मली कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम देते हैं। क्लास ऑस्टिकथीज है जिसको हम बोनी फिशेस कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी दो सब क्लासेस हैं, सब क्लास एक्टिनोटेरिजी एंड सब क्लास सार्कोटेरिजी। तो ये इसके क्लैडोग्राम में बेसिकली हम जानते हैं कि क्लैडोग्राम में हम वेरियस जो क्लासेस हैं या वेरियस जो ग्रुप्स हैं उनके या टेक्सा हैं जिनको आप कह लें उनका एवोल्यूशन दिखाया जाता है उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। या कैरेक्टर्स जैसे जैसे हम ऐड करते जाते हैं तो उनके साथ साथ एक वेरियस ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास एवोल्यूशन में सामने आते हैं। तो क्लैडोग्राम के मुताबिक जो है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे फर्दर। सबसे पहले सुपर क्लास इग्नाथा देखेंगे जिसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास बेसिकली जो ऑस्ट्रैकोडर्मी थे ये वाले ऑर्गेनिज्म सबसे पहले पाए जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इनके अंदर जो बोनी आर्मर प्लेट्स थी वो रिमेनिंग उनके पार्ट्स रह गए, यानी फॉसिल्स के तौर पर उनकी बोन्स जो हैं वो रिमेनिंग मौजूद हैं समंदरों की तह में, जिससे हमें पता चलता है कि आगे जाकर फ़िश बाकी जो मौजूद हैं आज दुनिया में उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ऑस्ट्रैकोडर्म जो थे ये ऐसे जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे जो कि सबसे पहले हमारे पास फ़िश के एवोल्यूशन में सामने आते हैं। अमूमन ये जो है सी बॉटम में या सेडिमेंट्स के अंदर हमें इनके फॉसिल्स जो हैं वो बोनी आर्मर्स की फॉर्म में या बोनी प्लेट्स की फॉर्म में मिले हैं। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो है वो फ़िश के एवोल्यूशन की तरफ पहला कदम था। आजकल ये ग्रुप जो है ऑस्ट्रैकोडर्म का ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब ये जो ऑस्ट्रैकोडर्म के ऑर्गेनिजम्स थे ये बेसिकली बहुत एक्टिव नहीं थे, आप कह सकते हैं एक तरह से सेसाइल ऑर्गेनिजम्स थे या इनएक्टिव होने की वजह से सेडिमेंट्स के अंदर छुपे रहते थे और अमूमन जो है वो फ़िल्टर फीडिंग के प्रोसेस के थ्रू ये अपनी जो है वो न्यूट्रिशन लेते थे। इस इनएक्टिव कंडीशन के लिए इनके पास अपनी डिफेंस के लिए सिर्फ एक चीज़ थी जिनको हम बोनी आर्मर्स या बोनी प्लेट्स कहते हैं। उनकी वजह से ये अपने आप को महफूज कर सकते थे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरे ऑर्गेनिजम से अपने आप को दिफा कर सकते थे या अपने आप को डिफेंड कर सकते थे। इन ऑस्ट्रैकोडर्म्स के अंदर ना तो पेयर्ड जॉज हैं ना ही इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑस्ट्रैकोडर्म्स के नाम से प्री हिस्टोरिक फ़िश हैं जिनसे आगे जाकर मौजूदा जो फ़िश दुनिया में मौजूद है उनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन जो फ़िश के बारे में उठता है वो ये है कि अब जो ज़मीन है उसके ऊपर दो तरह के जो है वो वाटर एनवायरनमेंट्स पाए जाते हैं। एक को हम सी वाटर या मेरीन वाटर कहते हैं, दूसरा हमारे पास फ्रेश वाटर है। तो इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो फ़िश का एवोल्यूशन है वो बेसिकली आया सी वाटर में हुआ है या फिर हमारे पास फ्रेश वाटर में हुआ है। तो जवाब इसका सिंपल ये है कि हमारे पास बेसिकली क्योंकि जो इनवर्टिब्रेट फाइला थे वो सबसे पहले फ़िश उनका एवोल्यूशन जो है वो समंदरों के अंदर ही होता रहा था, तो इन ऑस्ट्रैकोडर्म्स का या जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे जो फिशेस थी उनका एवोल्यूशन भी सी वाटर में ही स्टार्ट हुआ। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर भी फ़िश की जो कैटेगरीज़ हैं या फ़िश की जो वैरायटी है वो कम नहीं है। तकरीबन 41% जो फ़िश हैं हमारे पास वैरायटी के हिसाब से वो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि कुछ हद तक जो है एवोल्यूशन वो सी वाटर में कंप्लीट हुआ और कुछ हद तक उसका जो प्रोसेस है वो
अब जो फ़िश की वैरायटी है वो हमारे पास फ़्रेश वाटर से भी हमने अटेन की है। तो इसमें अगरचे जो फ़्रेश वाटर है उसका कंटेंट जो है वो पूरे ओवरऑल ग्लोब में पानी का जो कंटेंट है उसके हिसाब से 0.0093% है वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन तब भी 41% जो फ़िश हैं टोटल, उनका 41% जो है वो फ़्रेश वाटर से हमें उनकी वैरायटी मिली है। अब सबसे पहले तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स को हमने देख लिया कि वो हमारे पास ऐसे एग्नाथा थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत सारी उनके आगे से क्लासेस पैदा हुई थी 510 मिलियन ईयर्स पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रुप जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, चाहे जितनी भी उसकी क्लासेस पैदा हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा लेवल जिसको हम क्लास मिक्सिनी कहते हैं। मिक्सिनी को हम आम जो नॉर्मल है उसको हैग फिशेस का नाम भी दे देते हैं। ये जो है वो सैंड और मड में सबस्ट्रेटम में अपने आप को दबाकर या बरीड फॉर्म में रहती हैं। दे लिव बरीड इन द सैंड एंड मड ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट वेयर दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स एंड स्केवेंज डेड एंड डाइंग फिश। दो तरह से अपनी फ़ीड ले सकती हैं। बेसिकली फ़िल्टर फीडिंग करती हैं और अपने अगर ज़िंदा उनको कोई इनवर्टिब्रेट मिल जाते हैं तो उनको भी ले सकती हैं, या वहाँ पे कुछ और मौजूद नहीं है तो इवन सेडिमेंट्स के अंदर जो डेड और डाइंग फ़िश पड़ी हुई हैं उनको भी ये स्केवेंज कर सकती हैं या उनको भी खा सकती हैं। When they find a suitable fish, they enter the fish through the mouth and eat the contents of the body, leaving only a sack of skin and bones. ये ऐसे तेज़ प्रीडेटर्स हैं कि आप कह सकते हैं कि जब भी इनको मुहैया हो, कोई भी चीज़ दस्तयाब हो या कोई फ़िश दूसरी इनके करीब से गुजरे तो ये उसकी बॉडी में उसके मुंह के ज़रिए से दाखिल हो जाते हैं और फिर वहाँ पर अपना जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है या फीडिंग का प्रोसेस है शुरू कर देते हैं। उस फ़िश को खोखला कर देते हैं, उसके अंदर से सारा कुछ जो है वो खा जाते हैं, सिवाय उसकी स्किन और उसकी बोन्स के कुछ नहीं छोड़ते। तो दूसरा ये इनके वजह से दूसरा मसला आता है, जो फ़िशिंग करते हैं लोग या जो फ़िशरमैन होते हैं, अमूमन जब भी हुक्स लगाकर पानी में डालते हैं तो वो ये जो हैग फ़िशेस होती हैं ये उसको खा जाती हैं, उन हुक्स को निगल जाती हैं, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई फूड अटैच करके भेजी जाती है पानी के अंदर फ़िश को पकड़ने के लिए। तो हैग फ़िशेस अगर उस पानी में मौजूद हैं तो उसकी हुक्स को नुकसान पहुँचा देती हैं और इवन इतनी हद तक वो उसको निगल जाती हैं कि उसकी वो एलिमेंट्री कैनाल से होते होते उसकी एनस तक जो है वो पहुंच जाती है वो हुक। तो इसमें यह है कि जो बेसिकली फ़िशरमैन है वो बहुत ज़्यादा इससे एग्जॉस्ट होते हैं या उनको मसला का सामना करना पड़ता है कि जब भी वो हुक लगाते हैं तो वो हैग फिशेस अगर उस पानी में मौजूद है तो उनकी हुक्स को वो मुसलसल जो है वो तबाह करती रहती हैं या उनको नुकसान पहुँचाती रहती हैं। तो हैग फिशेस के हिसाब से कोई ऐसी ख़ास डिटेल नहीं है सिवाय इसके कि उनको हम क्लास मिक्सिनी में इनको शुमार करते हैं, सॉफ्ट बॉडीड हैं, और इसके अलावा इनको हम जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ना तो इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, ना ही इनके अंदर जॉज हैं। इसके अलावा ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेडिमेंट्स में, मड में, सैंड में रहते हैं। अगर कोई इनवर्टिब्रेट या कोई फ़िश इनके करीब से गुजरता है तो उसको ये एज अ फीड ले सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो वो किसी भी जो डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं वहाँ पर मड में, सैंड में, उसको ये अपने न्यूट्रिशन के तौर पर ले सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास अब एग्जिस्टिंग हमारे पास क्लास है वो है सेफलोस्पीडोमॉर्फी, जिसको हम लैम्प्रेज के नाम से जानते हैं। Lampreys are egnatha's in the class Cephalosporomorphi. They are common inhabitants of marine and freshwater environments in temperate regions. अब इनमें यह है कि लैम्प्रेज जो है वो माइग्रेटरी आप कह सकते हैं एनिमल्स हैं। ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो मरीन वाटर में गुजारते हैं, जबकि एक पार्ट जो है वो ज़िंदगी का वो फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करके जाते हैं और वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी वेजिटेटिव लाइफ साइकिल है या जो फीडिंग का प्रोसेस है वो सी वाटर में कंप्लीट करते हैं, और जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है या रिप्रोडक्शन की फ़ेज़ में से गुजरना होता है, या हम कह सकते हैं कि जब ये बच्चे पैदा करती हैं तो उस वक्त ये माइग्रेट करके फ्रेश वाटर्स में चली जाती हैं। मोस्ट एडल्ट लैम्प्रेज प्रे ऑन द अदर फिशेस एंड द लार्वी आर फिल्टर फीडर्स। दो तरह के इनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। एक इनकी लार्वल फॉर्म है। लार्वल फॉर्म जो है वो बेसिकली फ़िल्टर फीडर होती है, तो उसमें लार्वा ये है, जैसे हमने पीछे एम्फियोक्सस के हवाले से पढ़ा, एम्फियोक्सस जिस तरह से अपने आप को सैंड या मड में धंसा कर रखती है और सिर्फ उसका सर बाहर होता है, उसी तरह से इनके भी जो लार्वा जिनको हम एमोकोइट लार्वा कहते हैं वो भी अपने आप को सैंड या मड में धंसा कर रखते हैं, और उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जैसे एम्फियोक्सस लेती थी खुराक, ये भी उसी तरह से फ़िल्टर फीडिंग करते हैं। लेकिन जब ये मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट फॉर्म में आ जाती हैं लैम्प्रेज, उस वक्त ये प्रीडेटरी एक्टिविटीज़ करती हैं। प्रीडेटरी एक्टिविटीज़ किस तरह से कि किसी भी दूसरे फ़िश के साथ
या कोई ऐसा एनिमल जो पानी में रह रहा है उसके साथ अपने आप को जाकर लगा लेती हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि इनके पास इनका रेस्पिंग माउथ है, इसके पास लिप्स हैं, इसके पास जो है वो एपिडर्मल टीथ हैं, जिनकी वजह से ये अपने आप को किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ या फ़िश के साथ अटैच कर लेता है और इसके रेस्पिंग टीथ उसकी जो स्किन है या स्केल्स हैं उसको खुरच देते हैं और उसके अंदर ज़ख़म करके उसके अंदर से ब्लड सक कर सकते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली क्या है कि 2 स्टेजेस हैं फीडिंग की। एक वो स्टेज जिसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं। लार्वल स्टेज में ये फ़िल्टर फीडर्स के तौर पर रहते हैं, जबकि जब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो ये हमारे पास प्रीडेटर जो है इनका फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके लिए इनके पास हम जो है वो मॉडिफाइड जो है माउथ और उसके साथ असिस्टिंग ये इसके एपिडर्मल टीथ हैं, उसके साथ इसकी रेस्पिंग टंग भी है, यानी ज़बान भी इसके पास ऐसी है जो कि कांटेदार आप कह सकते हैं उस तरह की है, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी जो भी शिकार है उसके अंदर से वो ज़ख़म करके उसके अंदर से ब्लड सक कर सके। इसकी एक और खूबी ये है कि इसकी बॉडी के अंदर या इसके माउथ के अंदर जो है वो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, और एंटीकोएगुलेंट्स का काम यही होता है कि जब वो ब्लड सक करती है तो इसकी सकिंग के दौरान में वो खून जमता नहीं है और इसकी बॉडी में वो आगे ट्रांसमिट होता जाता है। अब ये जो एंटीकोएगुलेंट है ये इनके बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं। ये तो हो गया जो सी लैम्प्रेज हैं, एडल्ट सी लैम्प्रेज, उनके अंदर ये एक्टिविटी पाई जाती है कि ये प्रीडेटर्स होती हैं। कुछ ऐसी भी लैम्प्रेज हैं जिनको हम ब्रूक लैम्प्रेज कहते हैं। वो ब्रूक लैम्प्रेज जो है वो अमूमन प्रीडेटरी नहीं होती हैं। उनके एक जो मेंबर है लैम्पटेरा के नाम से, लैम्पेट्रा के नाम से उसका जिक्र किया गया है यहाँ पर। The larval stages of brook lamprey last for about 3 years and the adults neither feed and nor leave their stream. They reproduce soon after metamorphosis and then die. तो उसमें ब्रूक लैम्प्रेज जो होती हैं वो बेसिकली ऐसी लैम्प्रेज हैं जो कि प्रीडेटरी नहीं होती हैं, बल्कि ज़्यादातर जितना भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो ज़्यादातर लार्वल स्टेजेस में गुजारती हैं, और जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है कम्प्लीटली ये एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हैं। उसके बाद ये खाना पीना छोड़ देती हैं और अपनी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसके अंदर आ जाती हैं, स्पॉनिंग करती हैं, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो 2 तरह का है लैम्प्रेज के अंदर। ऐसी लैम्प्रेज जो कि सी लैम्प्रेज हैं वो क्या करती हैं कि वो प्रीडेटरी एक्टिविटीज़ करती हैं, वो समंदर में रहती हैं और प्रीडेटर के तौर पर जो है वो ब्लड सकिंग एक्टिविटीज़ जारी रखती हैं। जब इनका स्पॉनिंग सीज़न आता है तो ये माइग्रेशन करती हैं फ्रेश वाटर में और फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। जबकि दूसरी एक कैटेगरी है जिसको हम ब्रूक लैम्प्रेज कहते हैं, वो प्रीडेटरी नहीं होती, और उसमें जो जैसे ही लार्वल स्टेजेस से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एडल्ट फॉर्म आती है उनकी जो है वो एक्टिविटीज़ फीडिंग वाली ख़त्म हो जाती हैं और वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल बेसिकली लैम्प्रेज का क्या है, कि लैम्प्रेज में जो स्पॉनिंग होती है या उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेस आती है उसमें किस तरह की माइग्रेशंस हैं और किस तरह के इनके नेस्टिंग का बिहेवियर है और कैसी फर्टिलाइजेशन है और कैसी इनकी डेवलपमेंट है। अब जो हम कह रहे हैं सी लैम्प्रेज बेसिकली जो है वो ओशन में रह रही होती हैं, या फिर अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं उनके अंदर इनका ठिकाना है बेसिकली। वहाँ पर ये अपनी नॉर्मल जो है वेजिटेटिव लाइफ गुजार रही हैं, वहाँ पर खाना पीना इनका मुसलसल चल रहा है। लेकिन जैसे ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है या ये अपनी ज़िंदगी के एंड तक पहुँचती हैं तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि इनकी जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है। उस वक्त ये रिप्रोडक्शन करना चाहती हैं और उस वक्त इनके अंदर माइग्रेशन जो है वो फिरोमोन्स के तहत या उनके अंदर जो है ऐसी स्टिमुलेशन आती है कि वो माइग्रेट करें, और माइग्रेशन करके ये कहाँ जाती हैं, ओशन से या ग्रेट लेक से निकलती हैं और बहुत हज़ारों मील का सफ़र करके ये फ्रेश वाटर्स में जाती हैं। फ्रेश वाटर्स जो बहते पानी हैं उनके अंदर ये शैलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पानी का करंट्स बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत तेज़ ना पानी चल रहा हो, और वहाँ पर ये जाकर अपना नेस्ट बिल्ड करती हैं और फिर वहाँ पर अपनी स्पॉनिंग करती हैं या एग्स और स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं। अब जैसे ही इतना लंबा सफ़र करने के बाद ओशन से निकलकर या ग्रेट लेक्स से निकलकर ये जाती हैं फ्रेश वाटर में, लेक्स में जाती हैं, और वहाँ जाकर जैसे ही कोई शैलो सबस्ट्रेटम इनको मिलता है जहाँ पानी बहुत तेज़ नहीं होता, वहाँ पर जाकर ये अपनी नेस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देती हैं। और नेस्ट बिल्डिंग बेसिकली क्या है कि पानी की जो तय है उसके अंदर ये गड्ढा खोदना शुरू कर देती हैं या डिप्रेशन से बना देती हैं, और उसके इर्द गिर्द स्टोन्स मौजूद होते हैं उस डिप्रेशन को सहारा देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। When the nest is prepared, a female usually attaches to the stone with her mouth. उसके बाद क्या है कि फ़ीमेल अपने आप को नेस्ट बिल्ड करने के बाद एक स्टोन से अटैच कर लेती है अपने मुंह के ज़रिए से। A male uses his mouth to attach to the female head and wraps his body around the female. उसके बाद क्या है कि मेल आता है और मेल अपने आप को फ़ीमेल की बॉडी के साथ अपने मुंह के ज़रिए अटैच कर लेता है और फिर अपने आप को रैप कर लेता है उसके इर्द गिर्द।
अब इस नेस्ट में जो है वो मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं। फ़ीमेल अपने आप को ग्रैस्प करती है स्टोन्स के साथ और मेल उसकी फ़ीमेल की बॉडी के इर्द गिर्द अपने आप को रैप कर लेता है और उसके बाद इनके अंदर से जो एग्स की या स्पर्म्स की डिपोजिशन है उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फ़ीमेल जो है वो बैचेस की शक्ल में, छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में एग ले करती है और यहाँ नेस्ट में उनको डिपॉजिट करती जाती है। उसके बाद मेल अपने स्पर्म्स उनके ऊपर रिलीज़ करता जाता है और इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें यह है कि जैसे ही फ़ीमेल अपने एग्स ले कर लेती है तो वो स्टिकी होते हैं, वो चिपचिपे से होते हैं, उसकी वजह से इनकी इर्द गिर्द जो रेत या सैंड मौजूद है वो उनको कवर कर लेती है और इस तरह से वो महफूज हो सकते हैं। अब जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ से एग्स और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद उनके अंदर डिवीजन यानी क्लीवेज और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन वगैरह स्टार्ट हुई। उस डेवलपमेंट के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एमोक्विट लार्वा। ये एमोक्विट लार्वा जो है ये इसकी जुवेनाइल स्टेज है। इसके शुरू में जब डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं उसके बाद ये लार्वल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये लार्वल फॉर्म जो है तकरीबन 7 मिलीमीटर्स के साइज़ की होती है। ये एमोक्विट लार्वा पार्शली बरीड इन द सैंड, यानी अपने आप को अमूमन ये ज़्यादातर बॉडी का पोर्शन जो है वो सैंड के अंदर दबा हुआ है, सिर्फ इसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो बाहर मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है कि उसी तरह से एम्फिऑक्सस की तरह ज़्यादातर पोर्शन सैंड के अंदर है और ये फ़िल्टर फीडिंग के थ्रू यहाँ से फीड करता रहेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंटल प्रोसेसेस चलते रहते हैं और ये 7 मिलीमीटर से 17 सेंटीमीटर का जो साइज़ है अटेन करने में तकरीबन 3 साल का अरसा ले लेता है। तो एमोक्विट लार्वा जो है वो एक इमेच्योर स्टेज है। ये हमारे पास 7 मिलीमीटर के साइज़ का एक ऑर्गेनिज्म है और ये जब डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट करता है या मेटामॉर्फोसिस करता है तो तकरीबन 17 सेंटीमीटर का हो जाता है और इसमें तकरीबन इसको 3 साल लगते हैं। फिर उसके बाद जब लेटर स्टेजेस आती हैं, यानी जब ये एमोक्विट लार्वा से एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो उसमें भी काफ़ी इसको टाइम लग जाता है, ज़्यादा सेवरल मंथ्स इसको चाहिए होते हैं जिसमें ये अपनी लार्वल स्टेज से एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। तो उसमें ये तब्दीलियाँ क्या होती हैं कि क्योंकि यहाँ पे तो उसकी फ़िल्टर फीडिंग की जो करैक्टरिस्टिक है उसको इसने प्रीडेटरी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो माउथ पार्ट्स के अंदर सबसे बड़ी चेंज आनी है कि इसके अंदर हम फ़िल्टर फीडिंग में देख रहे हैं कि टेंटिकल्स हैं माउथ के बाहर, जबकि हम जानते हैं कि लैम्प्रेज जो एडल्ट होती हैं उनमें सकिंग माउथ है रैस्पिंग टीथ के साथ। तो इसमें माउथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जिसके बाद ये एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद ये है कि जैसे ही ये लार्वल फॉर्म कंप्लीट हो जाती है फिर ये मड और सैंड जहाँ पे ये बरीड फॉर्म में अपने आप को रखे हुए था वहाँ से ये निकल आता है और फिर समंदर में या जहाँ पे जो इनका नेटिव जो भी जगह है वहाँ पर ये घूमते फिरते हैं और उसके बाद ये प्रीडेटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं और फिर उसी तरह से ब्लड सकिंग एक्टिविटीज़ या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ प्रीडेटरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। जब इनकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली होती है दोबारा से, यानी जितना भी अरसा इनकी लाइफ हो उसके बाद ये अपने आप को स्पॉनिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। तो फिर से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है और माइग्रेशंस के बाद ये सी वाटर से निकलकर फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी लैम्प्रेज के बारे में। लैम्प्रेज बेसिकली क्या हैं, एग्नेथा हैं यानी जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं होते, जॉस भी नहीं होते हैं। इसमें 2 तरह की लैम्प्रेज हमने देखी हैं। एक होती हैं जो कि प्रीडेटरी लाइफस्टाइल की हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि सकिंग माउथ है रेस्पिंग टीथ के साथ, जबकि दूसरी जो हैं उनको हम ब्रुक लैम्प्रेज का ग्रुप कहते हैं जिनके अंदर प्रीडेशन नहीं होती है बल्कि वो ज़्यादातर ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड है वो लार्वल स्टेजेस के अंदर गुजारती हैं। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एडल्ट फॉर्म में तो फिर उसके बाद उनकी फीडिंग हैबिट्स ख़त्म हो जाती हैं और वो सिर्फ रिप्रोडक्शन की फ़ेज़ के ऊपर ध्यान देती हैं और रिप्रोडक्शन जैसे ही कवर कर लेती हैं उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जो दूसरे हमारे पास सी लैम्प्रेज हैं, सी लैम्प्रेज में भी होता यही है कि जैसे ही उनकी लाइफ का जो पीरियड है जो स्पैन है वो ख़त्म होने लगता है उसके अंदर वो सी वाटर से या ग्रेट लेक्स जो भी उनका जो नेटिव हैबिटेट है उसको छोड़कर ये फ्रेश वाटर्स की तरफ माइग्रेट करती हैं। माइग्रेशन के बाद ये नेस्ट बिल्ड करती हैं। नेस्ट बिल्ड करने के बाद मेल और फीमेल जो है वो पोजीशन हो जाते हैं और पोजीशन लेने के बाद अपने जो भी स्पर्म्स और एग्स हैं उनको ये नेस्ट में डिपॉजिट करते हैं। वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद एमोक्विट लार्वा की डेवलपमेंट होती है। एमोक्विट लार्वा जो है वो एक फ़िल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म है। उसके माउथ पार्ट जो है वो थोड़े डिफरेंट है एडल्ट फॉर्म से। ये तकरीबन 7 मिलीमीटर का एक लार्वा होता है जो कि 3 साल के अंदर 17 सेंटीमीटर का साइज़ अटेन करता है। उसके बाद इसने एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना होता है जिसमें इसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो सबसे बड़े ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर चेंजेस लानी होती हैं। उसमें भी काफ़ी महीने लग जाते हैं इसको। उसके बाद जैसे ही ये एडल्ट फॉर्म लेता है सकिंग माउथ के साथ रेस्पिंग टीथ के साथ तो ये अपने उस सबस्ट्रेटम को जहाँ पे ये सैंड और मड में दबा हुआ था उसको छोड़
एक्सप्लोर करिए, खुले पानियों में आ जाता है समंदर में, और उसके बाद किसी भी दूसरे जो भी उसके पास होस्ट फिश है उसके साथ जाकर अपने आप को अटैच कर लेता है और अपने सकिंग माउथ के थ्रू उसका ब्लड सक करके फीडिंग का प्रोसेस या न्यूट्रिशन अपने स्टार्ट कर देता है। जितना भी उसकी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन हो वहाँ गुजारता है, उसके बाद जैसे ही उसकी लाइफ का एंड होने लगता है फिर उसके अंदर स्पॉनिंग सीज़न आता है, वही फिरोमोनल एक्टिविटीज़ होती हैं और वो फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। तो ये हमारे पास डिटेल्स थी एगनाथा की। एगनाथा में ओस्ट्राकोडाम्स, क्लास मिक्सिनी जिसको हम हैग फिशेस के नाम से पढ़ा, और लैम्प्रेस जिसको सेफलोस्पीडोमॉर्फी में हम इंक्लूड करते हैं।